हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये जो हमारी क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 में हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से राजा आए थे, किन किन राजाओं ने दिल्ली पर राज किया था। आखिरी राजा जो थे लोधी वंश था, जिन्होंने दिल्ली पर शासक किया था। उसके बाद हमने मुग़लों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से मुग़ल आए थे। आईने अकबरी के बारे में पढ़ा था, अकबर के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें थे। इनका क्या क्या हुआ, धीरे धीरे ये पीक पे जाते चले गए और उसके बाद इनका पतन होता चला गया था। धीरे धीरे चेंजेस इस तरीके से हो रहे थे। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे और कुछ पॉइंट्स भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या था कि आपने ये देखा था कि लास्ट जो आपके चैप्टर थे 2, 3 और 4, उसमें देखा था कि किस तरीके से राज्यों का उत्थान हुआ था। मतलब वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीक पर गए थे और किस तरीके से उनका फिर पतन हो गया था। इन सब में क्या हुआ था कि एक लंबे समय का गैप हुआ, उसके बाद ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। लेकिन ये जो सामाजिक परिवर्तन थे ये हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि हर जगह का समाज अलग था, हर जगह के रीति रिवाज अलग थे, हर जगह रहने वाले लोग अलग थे। जैसा कि आप जानते हैं भारत में कितनी विविधता है इस जगह, इसलिए जो सामाजिक वाला था परिवर्तन वो हर जगह एक जैसा नहीं था। ठीक है। और पहले के टाइम पे क्या हुआ ज्यादा था, वर्ण के अनुसार डिवाइड थे, जिसमें कि वर्ण में सबसे पहले आता है आपका ब्राह्मण वर्ण हो गया, उसके बाद हो गया आपका क्षत्रिय वर्ण, उसके बाद आता था आपका वैश्य वर्ण और उसके बाद आता था आपका शूद्र वर्ण। ठीक है। तो ये चारों तरीके से वर्णों में डिवाइड था आपका समाज। तो जो नियम बनाता था, वो नियम कौन बनाता था? ये ब्राह्मण लोग जो थे, जो वर्णों में सबसे उच्च माने जाते थे, ये नियम बनाते थे। और जितने भी बड़े बड़े राजा होते थे वो तक इन नियमों को स्वीकार करते थे। और इन नियमों के ही कारण ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी बढ़ गया था कि भाई आप जो उच्च श्रेणी में आएगा, जैसे कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो ही इन नियमों का पालन करेंगे, वैश्य शूद्र नहीं करेंगे। और शूद्र को तो बहुत ही ज़्यादा नीचा माना जाता था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस हिसाब से डिवाइड करी हुई थी। अब दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। मतलब जिस तरीके से दिल्ली के सुल्तान हुए, मुगल का काल था, उसमें और भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपको चीज़ समझ में आ गई कि 4 वर्ण थे, चारों में डिवाइड हुआ, ब्राह्मणों ने नियम बनाए और उसके बाद बाकी लोगों को उसी के हिसाब से उन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच का ये सब उस टाइम से शुरू हुआ फिर के। अब यहाँ पर हम देखते हैं बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब बड़े बड़े शहरों से अलग जो जनजातीय समाज होते थे वो किस तरीके से होते थे? जैसे कि एक समाज का नाम है अलबत्ता। ये एक समाज है अलबत्ता। इस दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। मतलब ये एक समाज था अलबत्ता, ये भी वहाँ पर उस टाइम पर था। लेकिन ये क्या करते थे कि जो ब्राह्मणों ने नियम बनाए हैं, जो सुझाव दिए हैं, ये उनको नहीं मानते थे और ये अपने ही अलग तरीके के नियम मानते थे, बनाते थे और उन्हीं को ये फॉलो करते थे। तो इसीलिए इन समाजों को क्या कहा जाता है? जनजातियाँ सा कहा जाता था। अब ये क्या थी, तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीवन यापन करती थी और कुछ जनजाति के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, संग्राहक करते थे या पशु पालते थे। इस तरीके के लोग वो करते थे काम। ठीक है। अब इनमें से जो कुछ जनजातियाँ थी वो खानाबदोश थी। खानाबदोश क्या? वो जनजातियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, उन्हें कहते थे खानाबदोश। अब जनजातीय समूह जो हो गया, ये क्या करते थे? ये खुद के अपने नियम बनाते थे, उन्हीं नियमों को फॉलो करते थे और उन्हीं नियमों के अनुसार पर बंटवारा किया करते थे। ठीक है। अब इस तरीके की जनजातियाँ ये जो है इस उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में मतलब बहुत ज़्यादा फली फूल रही थी। अब ये क्या हो गए? जंगल हो गए, पहाड़, रेगिस्तान, इनकी जगहों पर निवास करती थी। और क्या होता था कि कभी इन जातियों में भी आपस में काफ़ी टकराव होते थे। क्यों टकराव होते थे? क्योंकि जो जनजाति अपने आप को ज़्यादा, जो समाज अपने आप को ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग समझता था, वो दूसरे के साथ फिर टकराव हो जाता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। इन जनजातियों की कौन सी संस्कृति थी? अलहदा, ये इनकी संस्कृति का नाम था। इन्होंने ब्राह्मणों के जो नियम थे उनको फॉलो नहीं करा, अपने एक अलग नियम बनाए, उनको फॉलो किया, अपनी जो जनजाति थी उनको बरकरार रखा, अपनी संस्कृति को बरकरार रखा, जिसका नाम अलहदा था। ठीक है। इतना क्लियर हो गया?
अब लेकिन ये जो जाति थी आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। टकराव और निर्भरता की संबंधी दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। और क्या करता था, मतलब टकराव तो था ही लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी थी चीज़ों की, तो उसने क्या किया, ये धीरे धीरे थोड़े बहुत मोल्ड भी होते गए, चेंज भी होते गए। अब ये जनजातीय लोग होते कौन हैं, ठीक है। अब जैसे कि समकालीन इतिहासों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी, मतलब जनजातियों के बारे में जो जानकारी मिली है वो बहुत कम मिली है, और रिटन दस्तावेज तो बहुत ही कम मिले हैं क्योंकि ये लोग रिटन में नहीं रखते थे। अब क्या है, जो कि समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे, मतलब जो उनके रीति रिवाज थे उनको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, उनको बना के भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती चली गई तो जो रीति रिवाज यहाँ फॉलो हो रहे थे वो आगे चेंज होते चले गए, और यहाँ अगर तो वो बस एक तरह के ना फॉर्मेलिटी निभानी वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, ये जो चीज़ें इनकी परंपराएं जो यहाँ पे थी आगे तक भी पीढ़ी तक ये उसी को ही, मतलब ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। जैसे मैंने कहा ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, तो ये उनको विरासत में मिलती थी। अब क्या हुआ, जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाने लगे। किसी भी ये जो जनजाति का इलाका और प्रभाव के समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों के बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, जैसे कि पंजाब में खोखर जनजाति थी जो कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, और यहाँ के बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, मतलब अकबर ने उस टाइम पे जब मुगल का शासक था तो अकबर ने इस जनजाति के मुखिया को, जिसका नाम क्या था, कमाल खान गख्खर को अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, ये क्या है, ये सब जनजातियों के नाम है। एक शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम क्या था, बलोच। अब आप इस मैप में देख सकते हैं ये सब जनजातियों के नाम है कि किस तरीके से इस उपमहाद्वीप में यहाँ पर बलूची हो गया, लंगा, अरगुन, समास, ये सब क्या है, ये सब जनजातियाँ हैं। क्या है ये, जनजातियाँ। ये इसी हिस्से में यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की जनजातियाँ थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरीके से प्रभुत्व था। यहाँ पर आपने मैप में देखा भी है। अब इसके बाद अलग से अगर देखा जाए तो बिहार और झारखंड के इलाकों में भी 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध जो सेनापति थे राजा मान सिंह, ये राजपूत थे जिन्होंने अकबर के साथ एक तरीके से टाई अप कर लिया था। थोड़ा उनका, और जोधाबाई जो थी वो इन्हीं की बहन थी, जिन्होंने मतलब इन्हीं के ख़ानदान की थी। एग्जैक्ट मैं क्लियर बता दूंगी आपको। तो उसमें उनके राजघराने में उनकी शादी हुई थी। तो जो राजा मान सिंह थे उनको अकबर ने अपना सेनापति बनाया था, ठीक है। और उन्होंने 1591 में चेर के जो लोग थे, जो जनजाति थी, उस पर हमला किया था, उन्हें परास्त भी कर दिया था, और उनसे अच्छा खासा इन्होंने माल भी इकट्ठा कर लिया था, लूट भी लिया था। और लेकिन क्या हुआ था कि वो पूरी तरीके से अधीन नहीं बन गए थे। मतलब औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया, इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, और ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, ठीक है। अब ये कुल क्या होता है, आपने देखा है ना कि हम इस कुल के हैं, हम इस जाति के हैं, ये भी आता है। परिवार और घरों का एक ऐसा समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जैसे कि पूर्वज कौन हुए, जैसे कि सपोज परदादा हैं, फिर दादा हैं, फिर बेटा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा। तो ये जो सबसे ऊपर वाले ये कौन हो गए, पूर्वज। इनका क्या हो गया, ये कुल के, मतलब इस कुल के इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ये सब कुल में आएंगे। अब अगर आगे हम देखते हैं, रात में भील लोग हिरन का शिकार करते थे, इस तरीके से ये लोग रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की जितनी भी पहाड़ियाँ थी उनमें कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान भी थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। मतलब यहाँ पर पूरी इन जनजातियों की बात कर रही है कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से जनजातियाँ रहती थी। जैसे कि 16वीं सदी का अंत में आते आते कई जगह बसे हुए खेतिहार और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे, और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें ये गोंड जाति फैली हुई थी। अब यहाँ बात होती है खानाबदोश और
घुमंतु लोग कैसे रहते थे। मतलब जो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती या गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। और कुछ जो खानाबदोश होते थे वो अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। मतलब ये क्या करते थे कि एक जगह से अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो वहाँ पे इन्होंने खरीद ली, ठीक है, उसको अपने जितने भी जानवर हैं उन पे ढोकर दूसरी जगह ले गए, वहीं पर वो चीज़ बेच दी ऊंचे दाम में। तो ये क्या हो गया, इनका यहाँ पर मुनाफा हो गया। इस तरीके से ये लोग करते थे। अब उनका कारवां जो होता था वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजार तक अनाज के लिए करते थे। और बंजारे जो थे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे, ठीक है, इस तरीके का ये काम करते थे। अब इन बंजारों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से सामान दूसरी जगह कर लेकर जाते थे, और जहाँ से वे खरीदते थे वहाँ पर सस्ता होता था, और जहाँ वो बेचते थे वहाँ पर वो महंगे में उसको बेच दिया करते थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि ये कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते पोसते थे और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। मतलब अपना सामान लेकर हमने आजकल भी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं वो प्रॉपर नॉर्मल लोग होते हैं, ऐसे कोई जनजाति के नहीं होते, साइकिल पर या फेरी वाले इस तरीके से घूमते रहते हैं कोई भी सामान लेने के लिए। जैसे कि रक्षाबंधन आती है तो राखियाँ बेचने के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग इस तरीके के काम करते थे। रस्सी, सरकंडे, चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। अब नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशगीं जातियां भी विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अलग अलग प्रदर्शन करती थी। ये क्या करती थी, जो और जाति के लोग थे वो अपने कमाने के लिए अपने मतलब जो उनका गायक होता था, जो वो नाटक करते थे, उनका वो एक तरीके से रोल प्ले करते थे, अपनी थोड़ी बहुत कमाई के लिए अपनी कला का वो प्रदर्शन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। ये क्या होती थी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। अब वर्णों के भी अंदर जो हमने 4 वर्ण बताए थे आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अंदर भी छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। जैसे कि ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई थी, और दूसरी ओर कई जनजातियों सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया था और उन्हें जातियों का दर्जा भी दे दिया गया था। अब अगर बात करें जो कौन कौन सी इसमें जातियां ऐसी आई थी, जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इनको भी ब्राह्मण की जातियों द्वारा मान्यता दे दी गई थी, और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई थी। पहले क्या था, पहले वर्ण हुआ करता था, उसके बाद अब क्या हो गई, वो जाति हो गई। जाति समाज का आधार हो गई कि भाई इस जाति के लोग इस वर्ण में आएंगे, इस जाति के लोग दूसरे वर्ण में आएंगे, इस जाति के लोग दूसरे वर्ण में आएंगे। इस तरीके से इन्होंने ये एक तरीके से डिवाइडेशन कर दिया था। अब यहाँ पर जाति पर अगर विचार विमर्श करते हैं तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सामाजिक स्थिति, उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिसमें वस्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापन करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना, ये सारी चीज़ें शामिल थी उसमें, ठीक है। अब 11वीं और जो 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच गए नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूर, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली थी। कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरीके के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब क्या हो गया, जो राजपूत गोत्र थे उनका उदय हो रहा था। वो कहते हैं ना कि एक ही जाति का हमेशा तो नहीं होता ना, का पतन भी होता है, जैसे कि मुगलों का हुआ था और लोधी वंश का हुआ था, फिर मुगल आए थे। ऐसे ही राजपूतों का इस टाइम पे उदय हो रहा था और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इसमें कुछ ही ऐसे जाति परिवार थे जो कि शासक वर्ग में शामिल हो पाए थे, और ज़्यादातर आबादी थी वो छोटी जातियों में ही अपनी जगह बना पाई थी। अब इससे अलग देखा जाए तो कुछ जो जातियां थी उन्होंने तरफ पंजाब हो गए, सिंध हो गए, उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना बना लिया था। उन्होंने क्या, इस्लाम धर्म को अपना लिया था, जो कि जाति व्यवस्था नहीं मानते थे, और हिंदू धर्म के अनुसार प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार ही नहीं की जा रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, इतिहास के इसमें 2 उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं।
इन्होंने दो एग्जाम्पल क्या दिए हुए, दो जातियों के बारे में इन्होंने बताया गया है। जैसे कि एक हो गई गोंड। गोंड लोग जो होते गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरीय कृषि, अर्थात स्थानांतरीय कृषि क्या हो गई, जगह बदल बदल कर। जैसे इन्होंने एक जगह यहाँ कृषि कर ली, फिर अगली जगह वहाँ करेंगे, फिर वहाँ करेंगे, फिर वहाँ करेंगे। और ये जो जनजाति थी ये भी छोटे छोटे कुल में विभाजित थी और हर कुल का अपना एक राजा होता था, एक राय होता था। और जिस समय दिल्ली के सुल्तान की जो ताकत थी वो घट रही थी, उस समय ये जो गोंड के जो सरदार थे ये उन पर हावी होने लगे थे। और अकबर के शासनकाल के इतिहास में जो अकबरनामा है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो गोंड राज्य था उसमें 70,000 गांव थे। ठीक है, ये भी कोई छोटी मोटी नहीं था कि भाई थोड़ा सा ही है, ऐसा नहीं था। 70,000 गांव इसके अंदर आते थे। ठीक है, अब ये क्या थे, राज्य गढ़ों इन सब में विभाजित थे और 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होने थे। इन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। मन का जो इनका जो डिवाइडेशन होता था वो 12-12 करके होता था, 12-12 गाँव में। ठीक है, इस तरीके से होता था। अब इस मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये और भी ये गोंडवाना, ठीक है, ये यहाँ पर इनका वो था, ये जनजाति यहाँ पर रहती थी। ठीक है, अब बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला था। उनका मूलधार अब बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त करके वो और अधिक प्रभावशाली बन गए। कौन, ब्राह्मण। गौंड सरकारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त की चाहत होगी। उन्हें लगा कि भाई अब हम जो हैं, अब ये जो सरदार थे इस जाति के, कि अब हमें राजपूत मान लेना चाहिए। इसलिए गढ़कांडा में गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम सिंह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी जो मृत्यु हुई दलपत की, ये बहुत ही कम एज में हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत कुशल थी, बहुत योग्य थी। तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के साथ मतलब उसको आगे करके उसके नाम से शासन की कमान संभाली और अपना उन्होंने राज्य किया और उसका विस्तार उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो 1565 में क्या हुआ, फिर जो मुगल सेनाओं के गढ़कांडा पर उन्होंने हमला किया आसिफ खान के नेतृत्व में। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया था, लेकिन क्या हुआ था, वो इसमें हार गए थे और उन्होंने समर्पण करना नहीं बेहतर समझा, उन्होंने मर जाना बेहतर समझा और उसके बाद उनका पुत्र भी लड़ता हुआ ही वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक समृद्ध राज्य था। इसने क्या करा था, हाथी को पकड़ने, दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के विकास, इन सब में इन्होंने बहुत कम धन कमाया था। जैसे क्या ना कि एक जगह से चीज़ खरीदी दूसरी जगह पर बेचती, यहाँ पर वो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है और यहाँ पर वो चीज़ आपको महंगी है, तो यहाँ से खरीदोगे यहाँ बेचोगे तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो आपका हो गया। इसी तरीके से ये हाथी को पकड़ते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे निर्यात कर देते थे। तो ये क्या हो गया, ये वहाँ पर उनकी कमाई हो गई। अब उन्होंने क्या करा, जब मुगलों ने गोंडों को हरा दिया था मुगल ने, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें, बेशकीमती सिक्के हो गए, हाथी हो गए, हथियार हो गए, ये सारी चीज़ें उनको अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया था। ठीक है, अब जो उनका जो गढ़कांडा था उनका तो पतन हो गया था, लेकिन गोंड जो राज्य था वो भी उसके बाद काफ़ी समय तक चलता रहा था। वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका कुछ समय जो था कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन अब वो इतने नहीं थे कि वो बाकी पर हमला कर सके, उन्हें जीत सके, ऐसा वो नहीं हो पाए थे। ठीक है, अब दूसरी जो बात आती है वो आती है अहोम की। अहोम लोग कौन थे, ये यहाँ पर ये जो म्यांमार वाला अपना पोर्शन है यहाँ पर ये जाति थी। ठीक है, 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये आ बसे थे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य की अपनी की स्थापना करी थी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपना राज्य में मिला लिया था और अन्य जातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इतने वर्षों में उन्होंने अग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था और तो 1660 तक आते आते उन्होंने बारूद, तोप, इन सब का निर्माण करने में भी वो सक्षम हो गए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुगलों ने क्या किया, इस अहोम राज्य पर भी हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी अहोम लोगों की पराजय हो गई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका।
और क्योंकि ये जो अहोम राज्य था वो बेगार पर निर्भर था। अब जो राज्य था, इन जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वो क्या कहलाते थे, वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक गणना की गई, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब एक जगह तो बहुत ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से लोगों को यहाँ पर भेज दिया गया था, मतलब उनका स्थानांतरण कर दिया गया था। अब जो कि अब अगर देखा जाए तो अहोम समाज हो गया वो कुल में विभाजित था, जिनको क्या कहते थे, जिनको खेल कहते थे। इनकी बहुत कम जातियाँ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और किसान भी अपने ग्राम समुदाय में ज़मीन दे दिया करते थे। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। अब शुरुआत में क्या होता था, ये जो अहोम लोग हैं अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। मतलब ब्राह्मण ज़्यादा फोकस में आ गए और मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। वो क्या करते थे कि कोई भी पूजा अर्चना कराई तो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी कि भाई इतनी ये जमीन का हिस्सा ये आज से तुम्हारा है, ठीक है। तो इस काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन जो अहोम राजा थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपना तो लिया था, लेकिन जो उनकी पारंपरिक जो पुरानी थी उनकी आस्था थी, उनके जो रीति रिवाज थे, जो संस्कृति थी, उनको उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था, ठीक है। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है? अब निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए थे। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे थे। आदान प्रदान की तरह दोनों की समाज में अनुकूल बदलाव की प्रक्रिया चलती रही थी। बहुत सी जनजातियाँ थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की अलग अलग जीविकाएं अपनाई थी। कईयों ने जाति व्यवस्था, हिंदू धर्म दोनों को ही इनकार कर दिया था, किसी ने अपना लिया था, तो कुछ राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए थे। तो मतलब इसी तरीके से ये जो साम्राज्य था इसी तरीके से ये आगे चल रहा था। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी सिर्फ 3 चैप्टर्स बचते हैं, क्योंकि टोटल इस बुक में 8 चैप्टर्स ही हैं। तो ये हमारी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 8th क्लास की हिस्ट्री आपकी स्टार्ट कर देंगे, तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो बाकी का टाइम बचता है आपका, जनवरी का पूरा टाइम आपके 20 डेज हो गए जनवरी के, और दिसंबर के भी आप 10 डेज लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका 1 मंथ हो गया दोनों को मिला के। उस पूरे टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। आपके रिवीजन की ही सारी वीडियोस आएंगी, किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जब आप उन टॉपिक्स को करेंगे ना तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने इस चैप्टर का पढ़ा था, इसलिए इस टाइम पे चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और आपका रिवीजन होता रहेगा तो आपके जो एग्ज़ाम क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो तो खैर बढ़ ही जाएंगे, और डेफिनेटली आप इस बार अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें कि जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच।